मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम आप अपना चैप्टर चल रहा था अपना स्वर्णिम भारत अध्याय 1 था ये हमारा। और इसमें अब तक हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ लिया था, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया था, शुंग वंश के बारे में पढ़ लिया था और सातवाहन के बारे में पढ़ लिया था और गुप्त वंश के हमने शासक पढ़ लिए थे। अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे उस काल में किस किस क्षेत्र में उन्नति हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त करने वाला जो शासन काल कहलाया वो था मौर्य शासन काल। और उस राजनीतिक उपलब्धियों में मौर्य शासन काल को स्वर्णिम काल कहा गया है। उसी प्रकार गुप्त काल को स्थापत्य कला में, साहित्य कला में, मूर्ति कला में, इन सभी कलाओं में सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त करने के कारण गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा गया है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि पहली बार मंदिर के जो प्रमाण मिलते हैं वो हमको गुप्त काल से मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर बनाने का जो एक कला थी वो एक बिल्कुल अलग तरह की कला थी। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी और आपको इससे संबंधित कुछ चित्र भी दिखाऊंगी मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इतने फेमस हुए थे स्थापत्य कला में। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ये गुप्त वंश के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने में जो भारत पे अधिकार किए थे इन्होंने, जो आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहे हैं, इन क्षेत्रों पे इनका क्या था, शासन था। तो ये तो मैंने आपको गुप्त वंश का मैप बता दिया कि भारत में कौन कितने क्षेत्रफल पे ये लोग शासन करते थे। नेक्स्ट बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए बच्चों, ये है 10 अवतार मंदिर। ऐसे कहा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त वंश के शासक थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने सर्वाधिक जिस देवता को माना था वो विष्णु थे। कौन थे? विष्णु थे। तो विष्णु का एक ऐसे कहा जाता है कि विष्णु ने पृथ्वी पर 10 प्रकार के अवतार लिए थे। अवतार का मतलब था जन्म लेना। ठीक है, तो इन्होंने जन्म लिया था। तो ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है ये विष्णु का 10 अवतार का मंदिर है। नेक्स्ट जो पिक्चर में दिखा रही हूँ वो देखिएगा अब आगे। ये देखिए बच्चों, ये भूमरा का मंदिर है। ठीक है, इसमें शिव और पार्वती की मूर्तियाँ लगी हुई हैं बीच में। और इसकी आपको ऊंचाई भी देखिए कि पहले सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, फिर ऊपर जा कर के बीच के अंदर इसका मंडप बनाया गया है। तो ये भी गुप्त काल का मंदिर है। नेक्स्ट पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बच्चों, ये गुप्त काल में शासन काल में जो चलाए गए स्वर्ण के मतलब होता है सोने के सिक्के। ये प्योर सोने के सिक्के हुआ करते थे और ये सिक्के चलाए गए थे। इसमें आपको जो ये वाले सिक्का नज़र आ रहा है ये समुद्रगुप्त का सिक्का है। मैंने आपको बताया भी था कि समुद्रगुप्त ललित कला में निपुण था। ललित कला मतलब संगीत में, उसको कविताएं पढ़ना बहुत पसंद था, गीत लिखना बहुत पसंद था। और इसके अंदर जो समुद्रगुप्त है, और आपको मैंने एक बताया भी था कि मुद्रा पर एक अंकन किया गया है जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं। तो इसमें जो समुद्रगुप्त बैठे हुए हैं वो वीणा बजा रहे हैं। तो वीणा बजाते हुए का इनका चित्र अंकित है और ये बहुत फेमस था उस वक्त का ये सिक्का। ठीक है, तो ये दोनों जो सिक्के हैं ये गुप्त काल के सिक्के हैं और सोने के सिक्के हैं। ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये है नालंदा विश्वविद्यालय। मैंने आपको बताया था कि गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा विश्व का दूसरा जो विश्वविद्यालय बनाया गया था और वो बिहार में बनाया गया था और वो कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है बच्चों, इसमें सभी प्रकार के धर्मों की, स्पेशली इसमें वैदिक धर्म, ये भी ध्यान रखना बात कि तक्षशिला में तो सभी धर्मों की क्या कराई जाती थी, पढ़ाई करवाई जाती थी, लेकिन इसमें ओनली संस्कृत धर्म से संबंधित या वैदिक धर्म से संबंधित क्या कराई जाती थी, शिक्षा प्राप्त या शिक्षा दी जाती थी। तो ये हमारा हो गया नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए बच्चों, अब हम आपकी किताब से जो आपके टॉपिक्स हैं, जो मेरा टॉपिक मैंने आपको बताया भी था कि गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां हम पढ़ रहे थे। सांस्कृतिक उपलब्धियों से मतलब है कि गुप्त काल में, फिर से बता रही हूँ ये बात मैं आपको, कि गुप्त काल में साहित्य कला, मूर्ति कला, स्थापत्य मतलब भवन वगैरह मंदिरों का इनका निर्माण करना, इस कला को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला। इसमें बहुत तरक्की की थी, यानी बहुत उपलब्धियां प्राप्त की थी, बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए थे, ये बहुत फेमस रहा था ये काल। और सबसे ज़्यादा निर्माण कला की बात करें या निर्माण कार्य की बात करें तो वो इस काल में की गई थी। और इसी कारण इस काल को इतिहास के अंदर स्वर्णिम काल कहा गया है।
स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा गया है। ये बात नोट करना बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बेटा, अब मैं आगे चलती हूँ। इसमें मैं आपको टॉपिक टू अंडरलाइन कर रही हूँ, इनको आपको कॉपी में उतारना है, क्योंकि 2-2 नंबर के 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपके इसी में से आते हैं। बच्चों अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, या बहुत महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंसी है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानते थे, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इन लोगों ने कौन से धर्म को माने थे, कौन से धर्म के अनुयायी थे, ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। समुद्रगुप्त द्वारा कुमार गुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ये अंडरलाइन करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। ये अंडरलाइन करो कि चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री फायहान भारत आया था और उसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी स्थितियों का अपनी किताब में क्या किया था, वर्णन किया था। और इसकी जो बुक थी, फायहान ने जो बुक लिखी थी वो चीनी भाषा में लिखी, फोकोकी, ये इनकी पुस्तक का नाम था। फोकुकी भी बोलते हैं, कहीं पर फोकू की भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर इसको लिखते हैं फोकोकी। ठीक है, आप दोनों ही तरह से याद कर लेना इसको, फोकोकी या फोकुकी, है ना, इनकी किताब का नाम था। और इन्होंने भारत के इसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। उनके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, मतलब अच्छी तरीके से चलाया जाता था, बहुत अच्छी तरह से शासन किया जाता था, राजा और प्रजा में बहुत अच्छा संबंध थे इसके अंदर। इसमें अपराध, और इस काल में अपराधों के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। ये बात कौन बोल रहा है, ये फायहान बोल रहा है ये बात, कि यहाँ इस शासन काल में बहुत कम अपराध होते थे, और कर का जो भार था, कर मतलब जो टैक्स लिए जाते थे प्रजा से, वो भी कम लिए जाते थे। ठीक है, इसके बाद में राजकाल की भाषा, यहाँ पर जो यहाँ की जो जैसे हमारे यहाँ पे राजकाल की भाषा कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, तो इस वक्त की जो राजकाल की भाषा थी वो कौन सी थी, वो थी संस्कृत। कौन सी थी, संस्कृति। अंडरलाइन कर लेना कि राजकाल की भाषा कैसी थी, संस्कृति। और अब आते हैं हम साहित्य के बारे में। ये तो अब तक हमने पढ़ लिया राजनीति के बारे में, अब पढ़ेंगे हम साहित्य के बारे में कि गुप्त काल में जो यहाँ के लेखक थे, लेखक मतलब दरबार में जो लेखक हुआ करते थे, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इनको आप लिखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने अंडरलाइन कर रखी है रेड पेन से, आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, बार बार अंडरलाइन करना कोई मतलब नहीं है। ये देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता यहाँ पर कौन है, कालिदास। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है यहाँ पर, शूद्रक। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है यहाँ पर, विशाख दत्त। तथा सुविख्यात कोशकार ने यहाँ पर क्या लिखी थी, अमर सिंह, गुप्त काल में हुए थे। यहाँ पर जो बहुत फेमस थे जिन्होंने अमर कोश लिखी थी, वो कौन से काल में हुए थे, अमर सिंह किस काल में हुए थे, वो गुप्त काल में हुए थे। तो ये तो हो गए मेरी किताबों के नाम। और ये जो आपको शाकुंतलम और रघुवंशम लिखा गया है, तो रघुवंशम राम के ऊपर लिखी गई है, और शाकुंतलम जो लिखी गई है वो एक राजा थे, उनके ऊपर प्रेम कहानी है ये। ठीक है, प्रेम साहित्य है। अब आइए, रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई थी। यानी अगर आप रामायण के बारे में देखोगे, महाभारत की जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, मनु संहिता वगैरह जो पढ़ रहे हैं, इसका जो हमें रूप मिल रहा है वर्तमान में, तो ये इस रूप को ट्रांसलेट करने का काम कौन से काल में कर दिया गया था, इसको गुप्त काल में कर दिया गया था। गुप्त काल में आर्यभट्ट, ये अंडरलाइन किएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल में आर्यभट्ट, आपने पढ़ा भी होगा कि जिन्होंने हमको शून्य वगैरह दिया, बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये सब कौन से काल में मिल रहे हैं, हम कौन से काल में साइंटिस्ट मिल रहे हैं या वैज्ञानिक मिल रहे हैं, तो वो गुप्त काल में मिल रहे हैं। वारामिहिर ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव, अंडरलाइन करना बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दशमलव आप जो मैथ्स में पढ़ते हो, वो दशमलव की पद्धति आई थी कहाँ से, या प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था, वो गुप्त काल में हुआ था, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुँच गई थी। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों में से मिलते हैं। अजंता की कुछ गुफाएं दिल्ली में स्थित है, अंडरलाइन कर लो इस बात को भी।
अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं तो महाराष्ट्र में हैं, ये ध्यान रखना। अजंता की गुफाएं हमें कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से मूर्तियों का इसमें क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। और दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के पास में आपको एक लौह स्तंभ मिलता है, जिसे मेहरौली का स्तंभ भी कहते हैं। ये मेहरौली का स्तंभ गुप्त काल में बनाया गया था। और बच्चों उस वक्त ये जो स्तंभ बनाया गया था, इतनी मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाया गया था कि आज इतने हज़ार साल होने के बाद भी यह लौह स्तंभ बारिश में, पानी में होने के बार बार मतलब सब तरह से ओपन में है। ये दिल्ली के अंदर आपने देखा हो तो, जो दिल्ली को देख कर आए होंगे, ओपन में खड़ा हुआ है स्तंभ, पिलर, और आज तक इस पर कभी कोई जंग नहीं लगी है। और बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी कर लिया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि इस में जो लोहा इस्पात का प्रयोग किया गया है वो किस प्रकार का किया गया है। अभी तक भी वैज्ञानिक इसका जांच नहीं कर पाए। तो मेहरौली का स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली में है। और नालंदा में 80 फुट बुद्ध की मूर्ति मिलती है। सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। अब इन सब से यही प्रतीत होता है, इन सब बातों से, कि इस काल में मूर्तिकला और स्थापत्य कला ने खूब उन्नति करी थी। ठीक है, जिस मूर्तियों में तो आप देखो ना कि कितनी बड़ी 80-80 फुट की मूर्तियाँ बनाई। आप सोचो बनाने का तरीका क्या रहा होगा, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की, कोई मशीनें नहीं थी उस वक्त, और बिना मशीन के इतनी ऊंचाई पे मूर्ति बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल का समाज कैसा था। समाज तो सब जानते ही हो, आज हम समाज में ही रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, परिवार से कुटुंब बनता है, कुटुंब से एक समाज बनता है, समाज से फिर गांव बनता है, गांव से फिर क्या बनता है? राज्य बनता है। तो इसलिए इस गुप्त काल का समाज कैसा था? तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था। तो 4 वर्ण मैंने आपको बता दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में बटा हुआ था। और इसी के आधार पर यहाँ पे काम किया जाता था। यहाँ का जो कार्य करने की पद्धति थी और यहाँ के जो वर्ण बटे हुए थे वो जन्म के आधार पर नहीं बटे हुए थे, जन्म के आधार पर नहीं बटे हुए थे, कर्म के आधार पे बटे हुए थे। किसके आधार पे बटे हुए थे? कर्म। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही क्या करेगा, यहाँ पर वो वैसा ही क्या बनेगा? वर्ण में आ जाएगा। जैसे मौर्य काल में अगर पढ़ के आ रहे हैं हम, तो ब्राह्मण का बेटा क्या बनेगा? ब्राह्मण ही बनेगा। लेकिन गुप्त काल में क्या हो गया था कि अगर ब्राह्मण का बेटा युद्ध में लड़ने में इंटरेस्टेड है तो वो क्या बन सकता है? क्षत्रिय वर्ण में भी आ सकता है। तो इस वक्त जो वर्ण था, किस में बदलाव आ चुका था? क्या परिवर्तन आ चुके थे? तो यहाँ परिवर्तन आ गए थे कि जन्म से सिस्टम को हटा करके कर्म पे वर्णों को आधारित कर दिया गया था। ये बात ध्यान रखना। समाज में ब्राह्मणों को यहाँ पर सर्वोच्च पद इसलिए दिया गया था, उसका कारण भी ये था क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो था वो पढ़ाने का काम करता था। ब्राह्मण वर्ग किसका काम करता था? पढ़ाने का काम करता था। तो सर्वोच्च पद पे था। उसके कर्तव्य माने जाते थे कि अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान करना। क्षत्रिय का कर्तव्य एक ही बताया गया कि राष्ट्र की क्या करनी है? रक्षा करनी है। वैश्य का कार्य क्या करना है? व्यापार करना है, जो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। शूद्र का काम था कि इन तीनों वर्णों को, कौन कौन से तीनों वर्ण हो गए यहाँ पर? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण। इन तीनों वर्णों की क्या करनी है? सेवाएं करनी है। तो वो सेवा करने वाला कौन सा वर्ग था? शूद्र वर्ग था। गुप्त काल में जातीय विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। मैंने आपको पहले बता दी थी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि वैश्य ही यहाँ पर क्या करेगा? व्यापार करेगा। अब यहाँ पर अगर क्षत्रिय वर्ग का कोई व्यक्ति है और वो युद्ध लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो व्यापार करने में इंटरेस्टेड है, तो वो क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था। समझ में आ गई बच्चों? आप चलते हैं आगे हम। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कर्म के आधार पर था, लेकिन कुछ स्थितियों में, खास तौर से ब्राह्मण में, क्षत्रियों में, इनमें आधार ही क्या माना था? जन्म को ही माना था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। हाँ, यहाँ पर जैसे वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी बहुत अच्छी थी, इसी प्रकार गुप्त काल में भी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। एक तो यहाँ पर पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी, मतलब औरतें घूंघट वगैरह में नहीं रहती थी, और स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। यहाँ की स्त्रियों को शिक्षा का बहुत बड़ा प्रचलन था। और जब भी कोई पूजा पाठ का कार्य हुआ करता था तो उसमें स्त्रियों की क्या होती थी? भागीदारी होती थी। ये समझ में आ गया आपको? तो और इस समय ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लेना कि इस समय 8 प्रकार के विवाह प्रचलन थे।
कितने प्रकार के विवाह प्रचलन में थे? 8 प्रकार के विवाह। 8 प्रकार के विवाह मैं आपको बाद में बता दूंगी क्योंकि आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो इस यहाँ पर गुप्त काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलन में थे? 8 प्रकार के प्रचलन में थे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चौथे प्रकार का जो विवाह बताया गया है वो विवाह बताया गया स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब होता है कि लड़की जो थी वो दूर दूर के राज्यों से राजाओं को बुलाया जाता था, उनको सभा में बिठाया जाता था और लड़की अपनी चॉइस से अपना वर चुना करती थी। तो ये किस प्रकार का विवाह कहलाता था? स्वयंवर कहलाता था। तो इस स्वयंवर की जो प्रथा थी वो कौन से काल में थी? गुप्त काल में थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियाँ मूर्धा शक्ति कर्ण अम्बष्ट पाशव आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था परंतु बाद में ये जाति के रूप में अस्तित्व में आया। आजकल जो अगर आपने सुना हो तो सक्सेना वगैरह जो जिनको बोलते हैं वो कायस्थ ही कहलाते हैं। तो ये कायस्थ गुप्त काल में ही आ चुके थे, अब ये जाति के रूप में सामने आते हैं हमारे। ठीक है, गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण मिलता है, यानी नारी को सर्वोच्च रखा गया है। नारी को बताया गया है कि वैसे तो पुरुष प्रधान समाज था ये, लेकिन स्त्रियों की स्थिति को जो था वैसे तो पुरुष प्रधान था लेकिन स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ पर इनके बिना कोई कार्य नहीं होता था, चाहे पूजा पाठ हो किसी भी प्रकार का हो। इसलिए यहाँ पर स्त्री को क्या रखा था? सर्वोच्च पे रखा था। और स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी थी। और पुत्र अगर नहीं है किसी स्त्री के या किसी दंपति के पुत्र नहीं है तो पति की संपत्ति पे अधिकार सबसे ज़्यादा किसका माना गया था? पत्नी का माना गया था। तो ये बात मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे है लिखा हुआ है कि पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर, अभाव का मतलब था कि अगर पुत्र नहीं है तो पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। आगे बात चीज़ समझ में? चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, ये वंश जो था ये 6वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर, अंडरलाइन करना, दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, ठीक है, उस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश के 3 राजा हुए थे, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तो बहुत ही एक अच्छा महान शासक था जिसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे अपनी प्रजा के लिए। इसके बारे में हम अगर आगे पढ़ लेंगे। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पे उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु अभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईसा में उसका वध कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य पर अपना क्या किया? शासन किया और अपनी कीर्ति का खूब विस्तार किया। वह निसंतान था। निसंतान का मतलब था मतलब उसके कोई पुत्र नहीं था। अतः उसकी मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का क्या हो गया? एक तरह से अंत हो गया। अब नेक्स्ट इसी के बाद में जिस समय हर्ष सिंहासन में बैठा था, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। मतलब सभी क्षेत्र के राज्य गौड़ जो क्या करना चाहते थे, थानेश्वर को बस मतलब अधिकार में लेना चाहते थे, तो सब क्या कर रहे थे? उस पर हमले कर रहे थे। तो जब हर्षवर्धन सिंहासन में बैठा था तब वहाँ की स्थिति कैसी थी? बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति थी। गौड़ के बंगाल राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राज्यश्री से अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर, सॉरी गलत हो गई लाइन, मैं वापस से बोल देती हूँ। और क्या किया कि जब उसकी शशांक को मार दिया था तो उसकी छोटी बहन को छिप करके कहाँ जाना पड़ा था? अज्ञातवास में जाना था। अज्ञातवास का मतलब होता है जहाँ पर कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं होता, वहाँ जाना पड़ा था उसको। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईसा में चाणक्य द्वारा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा तट के पीछे खदेड़ दिया। हर्ष की साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित का मतलब होता है जो बर्फ से ढकी होती हैं पर्वतों में, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की क्या हुआ करती थी? राजधानी। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो शुंग वंश थे, ये सब जो वंश शासक थे, इन्होंने इसको अपनी क्या बनाया था? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलते हम लोग। हर्ष ने, ये अंडरलाइन करी हुई है, इसको अंडरलाइन को लिखना है आपको कि हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका जो झुकाव था वो कौन से धर्म की ओर हो गया था? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म उस समय काल तक 2 शाखाओं में बढ़ चुका था। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बौद्ध धर्म
के जो अनुयायी थी वो आपस में लड़ने लग गए थे, उनमें मतभेद होने लग गया था। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, एक तो बटा महायान और एक बटा हीनयान। इन दो भागों में बट गए। जिन्होंने बुद्ध के सीधे सिद्धांत को अपनाया वो तो क्या कहलाए, महायान कहलाए, और जिन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया वो क्या कहलाए, हीनयान कहलाए। समझ में आ गया ये। तो बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में परिवर्तन हो गया था, या उनको दो शाखाओं में बांट दिया गया था। और हर्ष ने जिस धर्म को प्रश्रय दिया या आश्रय दिया वो कौन सा धर्म, कौन सा शाखा थी, वो महायान बौद्ध शाखा थी। ठीक है। वह प्रतिवर्ष, ये अंडरलाइन करना बच्चों, ये बहुत पूछता है इसका क्वेश्चन, एक बार आ भी चुका है। वह प्रतिवर्ष 5वें मतलब हर 5 साल बाद प्रयाग यहाँ पर इलाहाबाद को कहा गया है, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव किया करता था और वहाँ पर दान किया करता था। और इसी को वर्तमान में कुंभ का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कुंभ का मेला कहते हैं ना। तो ये हर 5 साल में भरा करता था और यहाँ पर क्या किए जाते थे, सभी धर्मों के लोगों को बुलाया जाता था और वहाँ पर सभा लगाई जाती थी और वहाँ पे दान वगैरह किए जाते थे। चीनी यात्री, याद रखना, फाहियान यात्री तो किसके काल में आया था, गुप्त काल में आया था। और किसके काल में आया था, किसके शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त के शासन काल में आया था। और जो हर्षवर्धन के काल में जो चीनी यात्री आया था वो आया था हेनसांग। कौन सा आया था, हेनसांग। अंडरलाइन कर लेना इसको कि चीनी यात्री हेनसांग इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था और इस महोत्सव में इसको क्या बनाया गया था, हेनसांग को इसको बनाया गया था अध्यक्ष। ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लेना। पूछते हैं क्वेश्चन में कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो है से हर्ष और है से वेनसांग, ऐसे याद कर लेना, है से हर्ष और है से हेनसांग, यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग इसके काल में आया था। इसने भी भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों का अपनी पुस्तक में क्या किया, वर्णन किया। और हेनसांग ने जो बुक लिखी थी, जो किताब लिखी थी चीनी भाषा में, वो लिखी थी CU, जैसे वो फोकू की थी ना, ऐसे इसकी पुस्तक का नाम था CU। इसमें भारत का क्या किया, इसने वर्णन किया और पूरे भारत में घूमा था। ये पूरे भारत में इसने तारीफ़ें की थी कि भाई भारत बहुत सुंदर है, भारत पे सभी जगह हरियाली है, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार है। इस तरह की इसने अपनी तारीफ़ें किस में लिखी है, किताबों में लिखी है। चलिए तो बच्चों हम आगे चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये आपको जो नज़र आ रहा है इंडिया के मैप के अंदर, और जो पीला नज़र आ रहा है ये वर्धन वंश का साम्राज्य विस्तार है, और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे हर्षवर्धन राजा हैं। ठीक है, जिन्होंने महायान बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था या आश्रय दिया था। ठीक है बच्चों, और यही वो राजा थे जो हर 5 साल में यमुना और गंगा के संगम पर क्या लगाया करते थे, सभा लगाया करते थे। और वहाँ पे आज वर्तमान में उस संगम पे जो मेला भरता है वो कौन सा मेला भरता है, वो मेला भरता है कुंभ का मेला। कौन सा मेला भरता है, कुंभ का मेला। तो इसको स्टार्ट करने वाला व्यक्ति कौन था, हर्षवर्धन था। और उस वक्त इसको प्रयाग सभा कहा जाता था। उस वक्त इसको क्या कहा जाता था, प्रयाग सभा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अंक पढ़ेंगे आगे।